राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे जिन मुद्दे पर, वह मुद्दा काफ़ी दिनों से आप लोग सुन रहे हैं, उस पर काफ़ी चर्चाएं भी हो रही है, कई तरीके की बातें उस पर उठती रही है और सब अपने अपने तरीके से जवाब दे रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई बताने को राष्ट्र को कोई भी तैयार नहीं। किसान आंदोलन के नाम पर जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है देश के अंदर, इस पर राष्ट्र हित में क्या होना चाहिए यह बताने को कोई भी तैयार नहीं है। किसान दिल्ली के बॉर्डर पे लगातार धरना दे रहे हैं और 26 तारीख के घटना के बाद एक प्रश्नवाचक चिन्ह किसान आंदोलन के ऊपर लगा, क्योंकि किसान आंदोलन की आड़ में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लाल किले के अंदर जो उत्पात मचाया गया, जो अराजकता फैलाया गया, जिस प्रकार से वर्दी के ऊपर प्रहार किया गया, उसके बाद एक धारणा बदली और किसान के भेष में जो बॉर्डर पे लोग बैठे थे, किसान के भेष में जो अंदर आए और दिल्ली में उत्पात मचाने का काम किया, उसे लेकर कई तरीके की बातें सामने आई और लगातार पुलिस छानबीन कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, कई पकड़े गए हैं और जो पकड़े गए हैं उनमें से कई पर कई संगीन आरोप भी हैं। इससे यह साफ ज्ञात होता है कि किसान आंदोलन के नाम पर कुछ असामाजिक तत्वों ने भारत की राजधानी दिल्ली में अराजकता फैलाने का काम बड़े ही सुनियोजित ढंग से किया। धन्यवाद का पात्र दिल्ली पुलिस है जो उनके मंसूबे को सफल नहीं होने दिया। अगर पुलिस संयम खो देती और पुलिस गोली अगर चला देती तो उसके बाद स्थिति इतना विकराल रूप धारण कर लेता जिसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता और केंद्र की सरकार के लिए भी वह काफ़ी घातक होता। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि हरसिमरत कौर बादल ने संसद के अंदर जो बयान दिया है और उन्होंने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं संसद के अंदर और जिस साक्ष्य को उन्होंने प्रस्तुत किया है, वह आम भारतवासियों के सामने लाया जाना चाहिए। क्योंकि अगर उन्होंने जो बातें कही है, अगर वह बात सत्य है और किसानों के मन में अगर किसी भी प्रकार का कोई संदेह है, जिस बात को उन्होंने पहले मंत्रिमंडल में रखा, मंत्रियों से साझा किया और मंत्रियों से कहा कि आप इस बिल को लाने से पहले किसानों से आप बात कर लें और उनकी बात को नज़रअंदाज कर यह बिल आनन फानन में लाया गया, जिसके कारण आज देश में यह स्थिति उत्पन्न हुई है। अगर हरसिमरत कौर बादल का कहना अगर सही है तो इस बात पर भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ध्यान देनी चाहिए और देकर इस बात की जांच करानी चाहिए कि जब केंद्र सरकार का एक मंत्री और पुराना सहयोगी अगर किसी बात को संज्ञान में लाया है तो उस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हमने आपसे पहले ही कहा है कि राष्ट्र सर्वप्रथम का एक ही उद्देश्य है,
जो राष्ट्र कैसे प्रथम बनेगा, कैसे सर्वप्रथम बनेगा, और जो सच्चाई है वह राष्ट्र के सामने आनी चाहिए। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना यह राष्ट्र के साथ खिलवाड़ है, और राष्ट्र के साथ खिलवाड़ करने की आज़ादी किसी को भी नहीं प्रदान की जा सकती। अगर राष्ट्र के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों को संरक्षित करने का काम किया जाएगा, उन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया जाएगा, तो भारत आखिर फिर राष्ट्र सर्वप्रथम कैसे बन पाएगा? विकासशील राष्ट्र की श्रेणी से विकसित राष्ट्र की श्रेणी में कैसे आ पाएगा? यह एक सोचनीय विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी बात को काफ़ी गंभीरता से लेते हैं, और किसानों की इस बात को भी वे अब अपने संज्ञान में लेकर वस्तु स्थिति को समझें, और अगर यह कानून किसानों के हित में है तो किसानों से बात कर उसे लागू किया जाए, और अगर किसानों के हित में नहीं है तो इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि किसान भी इसी देश की धरोहर है और यह देश भी किसान का ही है। यह देश हम सभी का है, चाहे हम किसी भी वर्ग के हों, किसी भी मजहब को मानने वाले हों। यह राष्ट्र सबका है और यह सबका सामूहिक दायित्व बनता है कि राष्ट्र के विकास में हम सभी लोग सामूहिक रूप से प्रयास करें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहेंगे कि किसानों द्वारा जो मांग उठाई जा रही है उस मांग की सच्चाई, और केंद्रीय कृषि मंत्री जो बात कह रहे हैं उस बात की सच्चाई, दोनों किसानों के साथ मिलकर बैठकर सुलझाने की आवश्यकता है। अगर इसे ज़्यादा लंबा खींचा गया तो स्थिति किसी भी क्षण खतरनाक हो सकती है, क्योंकि असामाजिक तत्व, विदेशी ताकतें भारत में अराजकता फैलाने का लगातार प्रयास कर रही है, और 26 जनवरी की घटना उसी की एक झलक है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम दिल्ली पुलिस के टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने झंडा लहराने वाले दीप सिंधु को जहां गिरफ्तार कर लिया है, वहीं बुरारी कांड करने वाले, बुरारी में हिंसा फैलाने वाले 5 लोगों को भी गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, और ब्रेक से लौटकर फिर हम आपसे बात करते हैं कई मुद्दे पर। वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। ब्रेक पर जाते समय हम बात कर रहे थे हरसिमरत कौर बादल द्वारा संसद में रखे गए वक्तव्य पर, जो उन्होंने जो बातें कही है उस बात की जो है सो निष्पक्षता पूर्वक जांच होनी चाहिए, और अगर उनकी बात में सच्चाई है तो केंद्र सरकार को उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। और उन्होंने जिस पत्र का उल्लेख किया है, जो उन्होंने
जुलाई में ही लिखा था। उस पत्र में उन्होंने क्या लिखा था, किसे लिखा था और इस बात पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया, इन सभी बातों को प्रधानमंत्री जी को स्वतः ही संज्ञान में लेकर देखनी चाहिए। और देश में जो आज एक माहौल बिगड़ता जा रहा है उसे यथाशीघ्र जो है सो समाप्त किया जाना चाहिए। यही राष्ट्र के विकास में एक सकारात्मक पहल होगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर जो गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा था उसे रोक दिया गया है। संजय सिंह पर यह आरोप था कि उन्होंने भड़काने वाली, नफरत फैलाने वाली बातें कही, जिसके कारण संजय सिंह पर 8 FIR अलग अलग जिले में दर्ज कराए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी को तत्काल रोक दिया है और गिरफ्तारी अब संजय सिंह की नहीं होगी। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको ये भी बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सांसद शशि थरूर एवं पत्रकारों की गिरफ्तारी के मामले को भी तत्काल रोक दिया है और 2 सप्ताह के अंदर सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा गया है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह बताएं कि आज तरह तरह से ठगी के धंधे हो रहे हैं। जब से यह ऑनलाइन का सिस्टम ज़्यादा हुआ है कोरोना काल में, उस तब से लेकर अब तक विभिन्न माध्यमों से लोगों को ठगने का सिलसिला तेज हो गया है और साइबर टीम में सक्रिय है। तब भी ये ठग लोगों को ठगने से बाज नहीं आ रहे हैं। किसी का फेसबुक अकाउंट हैक कर उनसे जुड़े लोगों से पैसे की मांग की जाती है, तो किसी को SMS भेजकर लॉटरी की बात कहकर उसे ठग लिया जाता है। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम बार बार आपको यह आगाह करती रही है कि आप इस जाल में ना फंसें, आप अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग करें, किसी लोभ में ना फंसें। फिर भी कुछ लोग लोभ में फंसकर अपना कीमती धन बर्बाद कर रहे हैं और अपने सुख और चैन को भी खो रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपको एक ऐसे मामले की ओर ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं जहां पार्सल में ठगी का धंधा, वो भी ड्रग्स का। लहंगे के अंदर ड्रग्स छुपाकर ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा था, जिसे कमिश्नर ने पकड़ा है। यह नोएडा से चला था और दिल्ली APO के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया भेजा जाना था। ये 7 लहंगे थे जिसके अंदर ड्रग्स छुपाकर भेजा जा रहा था। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि वस्त्र के अंदर, लहंगे के अंदर इस तरीके से ठग, देशद्रोही काम करते हैं। ड्रग्स छुपाकर एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम करते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि लहंगे के अंदर इस प्रकार से ड्रग्स छुपाकर, वो भी पार्सल, सरकारी पार्सल के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से भेजा जा रहा होगा। इसीलिए अब समय जो आया है उस समय में बड़े ही सचेत रहने की ज़रूरत है, बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। आपकी सजगता, आपके सचेत रहने से ही इस प्रकार के अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अकेला कोई भी विभाग, अकेला पुलिस
कुछ भी नहीं कर सकता। इसमें समाज के सभी वर्गों का सहयोग चाहिए, तभी इस प्रकार के अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है, इस प्रकार के अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको एक और मामले की ओर ध्यान आकृष्ट करेंगे कि 17,96,000 रुपये का नकली नोट नोएडा 19 सेक्टर की पुलिस ने बरामद किया है और जिसे गिरफ्तार किया उसके पास 3600 रुपये असली नोट थे, बाकी 17,96,000 नकली नोट थे। नोटबंदी के बाद उम्मीद था कि मार्केट से नकली नोट समाप्त हो जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से लगातार नकली नोट बरामद होता जा रहा है, उससे एक बार यह फिर संदेह होने लगा है कि हमारे हाथ में जो नोट है कहीं वह नकली तो नहीं। फिर लोगों में यह एक अविश्वास की भावना अपने ही करेंसी के प्रति होने लगा है। इसीलिए एजेंसी से आग्रह है कि वो इस पर गंभीरता से विचार करें और नकली नोट जिनके पास बरामद हो, जिसने भी उन्हें यह नकली नोट उपलब्ध कराया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, ताकि कोई इस प्रकार की वारदात को अंजाम ना दे सके। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे यही विदा लेते हैं और फिर हम आपसे मिलते हैं देश और प्रदेश के नई खबरों के साथ। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कुल 6 एजेंडों पर मोहर लगाई गई। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 6 एजेंडों पर मोहर लगाई गई। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की पहल पर पीएमसीएच को विश्व स्तर के अस्पताल बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में देश के सबसे बड़े अस्पताल के रूप में पीएमसीएच को पुनर्विकसित करने हेतु परियोजना का शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 चरणों में बनने वाले नए भवन में 5,462 बेड होंगे, वहीं 250 विद्यार्थियों की नामांकन की क्षमता होगी। उन्होंने यह भी कहा कि गंगा पथवे और अशोक राजपथ में बनने वाले एलिवेटेड सड़क से भी पीएमसीएच को जोड़ा जाएगा, जिससे मरीजों को अस्पताल आने में कोई असुविधा नहीं होगी। पूर्णिया के जिला पदाधिकारी श्री राहुल कुमार ने नगर निगम से संबंधित योजनाओं जैसे पार्क, रिवर फ्रंट, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन आदि तथा मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवास निर्माण को लेकर समीक्षा बैठक की एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खगड़िया के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने सभी अंचल अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किए जाने वाले लंबित अनुग्रह अनुदान मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। नवादा के जिला पदाधिकारी श्री यशपाल मीणा ने आंतरिक संसाधन से संबंधित समीक्षा बैठक की। उन्होंने संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जहानाबाद के जिला पदाधिकारी श्री नवीन कुमार ने जिले के सभी तकनीकी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित कार्य की प्रगति को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। किशनगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने मास्टर प्लान को लेकर बैठक की। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के साथ गहन विचार विमर्श कर कार्य योजना पर सहमति जताई। सहरसा के जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने सदर अस्पताल में आधुनिक डिजिटल एक्सरे मशीन का उद्घाटन किया। उन्होंने मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वैशाली के जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से अपराध के अनुसंधान एवं अभियोजन की गुणवत्ता मामलों से संबंधित समीक्षा बैठक की। उन्होंने अभियोजन पदाधिकारियों को अभियोजन के कार्य में तेजी लाने व सजा दिलाने की बात पर चर्चा की। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने पंचायत एवं पैक्स चुनाव 2021 की तैयारी को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
अररिया के जिला पदाधिकारी श्री प्रशांत कुमार सीएच ने संभावित बाढ़ 2021 की पूर्व तैयारी को लेकर संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बक्सर के जिला पदाधिकारी श्री अमन समीर ने नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित जल संरक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित अतिथिगण को जल संरक्षण पर जागरूकता संदेश दिया। एक दिल दहला देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से सामने आया है, जहां शराब माफिया ने पुलिस टीम पर हमला करते हुए सिपाही की हत्या कर दी, तो वहीं दरोगा की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये मामला सामने आया है थाना सिद्धपुर क्षेत्र के गांव नगला धीमर से, जहां दरोगा अशोक कुमार और सिपाही देवेंद्र जसवंत शराब माफिया के ठिकाने पर दबिश करने पहुंचे थे। वहां अचानक से शराब माफिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर दोनों पुलिस कर्मियों की वर्दी उतरवा कर उन्हें लाठी डंडों और अन्य हथियारों से बेरहमी से पीटा, जिसके बाद अपराधियों ने लहूलुहान दरोगा और सिपाही को खेत में फेंक दिया। घटना की सूचना मिलते ही दरोगा और सिपाही को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां सिपाही की मौत हो गई और दरोगा की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक इसके बाद पुलिस टीम ने मुठभेड़ में शराब माफिया को मार गिराया, तो वहीं मुख्य आरोपी मोती फरार बताया जा रहा है, जिस पर पहले से 11 मामले दर्ज हैं। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। तो वहीं इस घटना पर संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के साथ एनएसए लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए और एक आश्रित को नौकरी देने की घोषणा की है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की पूर्व महापौर व स्थायी समिति की सदस्य प्रीति अग्रवाल ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर कई सवाल खड़े किए। प्रीति अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार निगम में विकास नहीं होने देना चाहती, इसीलिए कभी निगम का फंड रोक लिया जाता है तो कभी झूठे आरोप लगाए जाते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम से उत्तरी दिल्ली नगर निगम की पूर्व महापौर प्रीति अग्रवाल ने क्या कहा, आप खुद सुने। देखिए, जो दिल्ली की हालत केजरीवाल साहब ने की हुई है, आज वो जनता से छुपी नहीं है। You can fool some of the people, some of the time, all of the people, some of the time, but not all of the people, all of the time. जनता जान चुकी है, जनता जागरूक है, जनता को पता है कि जिस केजरीवाल साहब को उन्होंने इतना बहुमत से जिताया था, उन्होंने उनके लिए क्या किया है, किस तरह से वो पदभ्रष्ट करते हैं जनता को, किस तरह से पूरे पिछले महीने आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली को कूड़ा कर दिया। वे इतनी संवेदनहीन सरकार ये है कि जिन सफाई कर्मचारियों ने, जिन डॉक्टर्स ने, जिन टीचर्स ने, जिन नर्सेज ने, जिन डीवीसी कर्मचारियों ने जन को की मदद की थी कोरोना काल में, उन लोगों को भी, उन कर्मचारियों तक के लिए सैलरी के लिए पैसे उन्होंने निगम को नहीं दिए। निगम को पंगु बनाना चाहते हैं। आज ये जनता जान चुकी है और आप देखिएगा, रिजल्ट आने दीजिए, हम लोग किस तरह से जीत हासिल इसमें होगी, आपको खुद ही पता लग जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेताओं का साफ कहना है कि भाजपा ने नगर निगम में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और खास करके भवन निर्माण जो है उसमें काफी भ्रष्टाचार है। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, उनका तो काम ही है आरोप लगाना। आरोप लगा के कभी वो किसी से माफी मांगते हैं, कभी वो किसी से माफी मांगते हैं, कभी वो जेटली जी से माफी मांगते हैं, नितिन गडकरी जी से माफी मांगते हैं। एक समय वो भी आएगा जब वो निगम से भी माफी मांगेंगे। दिल्ली के कर्मचारी जिस तरह से काम कर रहे हैं वो देखते ही बनता है। आपको पता है कोरोना काल में किसने काम किया? नगर निगम के कर्मचारियों ने ही काम किया ना। उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा के क्या उन्हें अच्छा लगता है? क्या ये बात ठीक है? ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत ही संवेदनहीन है ये लोग कि जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर इस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगा देना, क्या ये चीज़ ठीक है? कुछ महीने बाद ही पूरे दिल्ली में नगर निगम का चुनाव होना है। हाँ बिल्कुल, लेकिन जनता जाग चुकी है। देखिए, वोट देनी है, जनता ने देनी है और जनता को पता है कि उनके घर घर को आके कौन केटर करता है। सुबह जब हम उठते भी नहीं हैं, जब हम सो रहे होते हैं, उस टाइम निगम के कर्मचारी आके सड़कों की साफ़ सफाई करते हैं, घरों से कूड़ा लेके जाते हैं। हम लोग स्वस्थ रहें इसके लिए मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू के लिए दवाइयाँ डाली जाती हैं। हमारे पार्कों की सफाई निगम कर्मचारी करते हैं, हमारी नालियों की सफाई निगम कर्मचारी करते हैं। रात को जब हम सो जाते हैं उसके बाद मैकेनिकल स्वीपर सफाई करते हैं, मैकेनिकल स्वीपिंग होती है। जो कूड़े के खत्ते बने हुए थे, कूड़े का ढेर लगा हुआ है, आप देखिए उसकी हाइट कम हो गई है, उसके ऊपर ट्रॉमल मशीन्स लगी हैं। जो हमारी हमारी जो लाइट है, पीली लाइटें हुआ करती थी, वो आज दूधिया लाइट में बदल गई है, LED लाइट्स वहाँ पर लग गई हैं। तो आप ये देखिए कि कितना ये सारे काम नगर निगम ही तो करता है और सब जगह हो ही रहे हैं काम, तो जनता क्यों नहीं हमारे साथ जुड़ेगी? जनता आज मन घर घर हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, हम लोग निगम के साथ जुड़ा हुआ है, निगम पार्षदों के साथ जुड़ा हुआ है, निगम की सरकार के साथ जुड़ा हुआ है। राष्ट्र सर्वप्रथम कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आप राष्ट्र निवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक स्वयंसेवक हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का
छोटा सा स्वयंसेवक होने के नाते मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि राष्ट्र सर्वोपरि है, और जब तक हम राष्ट्र को सर्वोपरि नहीं समझेंगे तब तक हम समाज में किसी भी तरीके का कोई अच्छा परिवर्तन या समाज के अच्छा सुधार का कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते, क्योंकि राष्ट्र ही सर्वोपरि है, राष्ट्र से ही हम हैं। अगर राष्ट्र हमारा है अच्छा, तो निश्चित तौर पे जितने भी हमारे राष्ट्र में रहने वाले निवासी हैं वो भी सुखी रहेंगे और अच्छे रास्ते पे चलेंगे। आज़ादी से लेकर अब तक भारत ने काफ़ी विकास किया है। भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जिस देश में रहता हूँ, जो मेरा राष्ट्र है, वो आगे परम वैभवशाली बने। और ख़ास तौर से हम जैसे मैं जिस संगठन से हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और राजनीतिक संगठन से हूँ भारतीय जनता पार्टी से। निश्चित तौर पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सांस्कृतिक संगठन है, राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी है, और दोनों संगठनों की अपनी एक विचारधारा है कि राष्ट्र हमारा परम वैभवशाली बने। और जब से आज़ादी हुई है, आई है, तब से अब तक बीच में पहले जिन लोगों का भी राज्य चल रहा था, उन्होंने कोई बहुत अच्छे ऐसे कोई कार्य नहीं करे जिससे कि आगे पता लगे कि राष्ट्र वैभवशाली बनेगा। लेकिन जब माननीय अटल जी की सरकार आई और अब वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, जिस प्रकार से कल्याणकारी योजनाएं समाज के बीच में आ रही हैं, जिस प्रकार से सरकार पूर्ण रूप से गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, और जिस प्रकार से हमारा जो एक आपने देखा होगा नारा रहता है अंत्योदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो हमारे संगठन के रीढ़ की हड्डी थे, जिन्होंने हमारे संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, तो पंडित जी ने को नारा दिया था कि अंतिम जो पंक्ति है उसमें अंतिम छोर का व्यक्ति है, उसको लाभ पहुंचना है और उसको सहायता मिले, उसको सुदृढ़ बनाएं, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और उसी दिशा में हमारी जो केंद्रीय सरकार है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, और अंतिम व्यक्ति तक वो लाभ योजनाएं पहुंचे, उसी दिशा में कार्य चल रहा है। राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है, इस संदर्भ में बताएं। भ्रष्टाचार राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में बाधक तो है ही है, इसके अलावा भ्रष्टाचार दीमक वाला काम करती है, और भ्रष्टाचार मूल रूप से खत्म हो और पूरा राम राज्य की स्थापना हो, ये सभी की इच्छा रहती है, हर नागरिक की इच्छा रहती है। और काफी कार्य हो रहा है इस बारे में, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा केंद्र सरकार चाहती है, अच्छे कार्य कर रही है भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, लेकिन राज्य सरकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि अमली जामा पहनाना राज्य सरकार के हाथ में होता है। केंद्र सरकार से किसी भी तरह की कोई भी योजना आती है और राज्य सरकार के माध्यम से इम्प्लीमेंट होती है, तो कोई भी भ्रष्टाचार जब ही समाप्त हो सकता है जब राज्य सरकार उसके लिए कटिबद्ध हो। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में वे अपना क्या योगदान दें? यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा कार्य कर ही रही है, निश्चित तौर पे गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं ला रही हैं और गरीबों की सेवा के लिए समर्पित है। राष्ट्र सबका बराबर है, देश सबका बराबर है, राज्य सबकी बराबर है। तो केंद्र सरकार जो योजनाएं चला रही है, अभी आपने देखा होगा आयुष्मान योजना चल रही थी, काफी दिनों तक तो दिल्ली सरकार ने आयुष्मान योजना चलाई ही नहीं। मैं उसको भी यही मान के चलता हूँ कि वो राष्ट्र जो हमारा परम वैभवशाली बनने की दिशा में आगे कार्य कर रहा है उसमें रोड़ा थी, तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार की भूमिका अच्छी नहीं है। अभी हाल ही में देश में बर्ड फ्लू का कहर देखने को मिला था, जिसके बाद देश के कई राज्यों में पक्षियों को मारने के आदेश दिए गए थे। साथ ही कई राज्यों में मुर्गी से जुड़े उद्योगों पर भी रोक लगाई गई थी। तो वहीं जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के नवापुरा में 12 पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू से पक्षियों के मरने की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रशासन ने मंगलवार को राज्य में 1 लाख से अधिक मुर्गियों को मारने के आदेश दिए। साथ ही अंडे और मुर्गियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में 2006 के मुकाबले इस साल बर्ड फ्लू का असर कम देखने को मिल रहा है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में एक बार फिर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। आम नागरिकों के लिए चिड़ियाघर फिलहाल अभी बंद ही रहेगा। चिड़ियाघर के प्रशासन के अनुसार 3 फरवरी को चिड़ियाघर की 4 अलग अलग जगह से कुल 7 सैंपल भोपाल की एक लैब में भेजे गए थे। इन सभी सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इससे पहले दिल्ली के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का पहला मामला
16 जनवरी को सामने आया था, जब एक ब्राउन आउल के मृत पाए जाने पर सैंपल भोपाल भेजा गया था, जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। राहत की बात यह है कि दिल्ली की चिड़ियाघर में अब तक बर्ड फ्लू से ब्राउन आउल के अलावा किसी भी पक्षी की जान नहीं गई है। फिलहाल चिड़ियाघर में सभी मानकों का ध्यान रखकर सैनिटाइजेशन का कार्य जारी है। यही नहीं, हाल ही में दिल्ली का लाल किला भी बर्ड फ्लू के चलते आम नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।